वीरों की है धरती, वीरांगनाओं की है पहचान। मरुस्थल है स्वर्ण यहाँ का, महल है यहाँ की शान। जिस धरती पर जन्मे महाराणा है यहाँ का अभिमान, वो है हमारा प्यारा राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा। आप सभी को घणों घणों स्वागत आपके अपने कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आपको नमस्कार और स्वागत, आपका अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। अभी अभी प्रज्ञा ने राजस्थान की बात की, तो राजस्थान हमारी आन बान और शान है। यहाँ का आकर्षण ऐसा है कि जब पूरी दुनिया में से कोई भी व्यक्ति अगर घूमने का विचार करता है और वो भारत की धरती पर आता है तो उसका पहला कदम राजस्थान में आता है, क्योंकि यहाँ की बनावट और बसावट, यहाँ का आतिथ्य, यहाँ की परंपरा, यहाँ की मान मनुहार, यहाँ का जीवन ही ऐसा है कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो प्रज्ञा, आज हम राजस्थान की इसी बनावट और बसावट पर बात करेंगे, क्योंकि पिछले कई बारों में हम राजस्थान की बहुत सारी बातों पर, कई मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम राजस्थान की बनावट और बसावट पर बात करेंगे, जो एक आकर्षण का केंद्र है। और इससे पहले हम बात करेंगे प्रज्ञा, आज 21 जनवरी है ना? और आज 21 जनवरी है तो हल्की हल्की सर्दी में उतार चढ़ाव जारी हो चुका है। लेकिन दर्शक गणों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर सर्दी थोड़ी सी कम लग रही है, आप सोच रहे हैं गर्मी आ गई, तो सावधान रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का, विशेष रूप से आपके घर के बाल गोपालों का, क्योंकि ये जाती हुई सर्दी जो धीरे धीरे शुरू तो हो चुकी है, आपको बीमार कर सकती है। और वैसे भी हम राजस्थान की जिस बनावट और बसावट की बात करें, तो ये जो राजस्थान की धरती है ना, ये तीज त्योहारों की धरती है, उत्सवों की धरती है। यहाँ पर हम बस एक अवसर ढूंढते हैं कि कोई हमें उत्सव मनाने का अवसर मिल जाए। हाल ही में अब लोहड़ी का त्यौहार था, पंजाब का त्यौहार है, लेकिन मनाते हम राजस्थान में भी हैं। और अभी हमने हाल ही में मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया। और आने वाली बात करें तो हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस आने वाला है। और प्रणय, यहाँ पर मैं महाकुंभ का भी जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि महाकुंभ भी पर्व की तरह मनाया जा रहा है। और प्रणय, 144 साल बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में मनाया जा रहा है। और देखा जाए तो इस महाकुंभ में देखो, पूरे विश्व से पर्यटक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और प्रणय देखो, सर्दी का सितम अभी थोड़ा जारी है, वहां थोड़ी सर्दी ज्यादा है, लेकिन श्रद्धा के आगे सर्दी भी कहीं नहीं टिक पा रही है। श्रद्धा का एक सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं प्रज्ञा। जहाँ आस्था आ जाती है, जहाँ मन का विश्वास आ जाता है, वहाँ सब चीजें हार जाती हैं, मन जीत जाता है। तो हम बात कर रहे थे जिस मन से ये राजस्थान बनाया गया, बसाया गया, उस पर हम बात करेंगे। और इस विषय पे बात करने के लिए आज जो मेहमान हमारे बीच में आए हैं, वो बड़े गूढ़ ज्ञानी हैं इस विषय के, जो राजस्थान की बनावट के बारे में हमसे बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे मुख्य नगर नियोजक श्री मुकेश मित्तल जी से। बहुत बहुत आपका स्वागत। नमस्कार। और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार। मुकेश जी, आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के बारे में आपसे खूब सारी चर्चा करेंगे। जी सर, बहुत सारी आपसे राजस्थान के विषय में भी चर्चा करेंगे, यहाँ के आर्किटेक्चर की भी चर्चा करेंगे, नवीन जो आर्किटेक्चर अभी बन रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। एक लंबा वक्त आपने राजस्थान में बिताया है, राजस्थान को बहुत करीब से आपने जाना है। तो सर, सबसे पहले हम राजस्थान के विषय में ही जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा प्रणय ने बताया कि कोई भी सैलानी पर्यटक जब आते हैं तो सबसे पहले राजस्थान में ही आना पसंद करते हैं जब भी वो भारत में आते हैं। राजस्थान में इतने खूबसूरत शहर है, हर किसी की अलग कथाएं हैं, कहानियां हैं, खूबसूरती है। तो सर, राजस्थान की खूबसूरती के बारे में आपके मुँह से जानना चाहेंगे। देखिए, राजस्थान बहुत सुंदर प्रदेश है जी। राजस्थान में जितने भी शहरों का आप नाम लेंगे, मैं जैसलमेर से स्टार्ट होता हूँ। जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, जोधपुर हुआ, सब शहर आपने घूमे, मैंने भी घूमे। तो हर शहर की एक अलग परंपरा है, अलग उनका आर्किटेक्चर है। जैसे मैं तो कहूँगा कि राजस्थान में कोई भी घुसता है वो सीधा चाहेगा कि जैसे मेरे सम के दौरों में मैं घूमूं, बीकानेर के किलों को देखूं, जोधपुर के किलों को देखूं। तो राजस्थान पूरा किलों का भरमार है। जयपुर आएगा तो जयगढ़ जाऊँगा, नाहरगढ़ जाऊँगा, अमेरकला जाऊँगा, तो किलों की भरमार है। जिस भी शहर का नाम लो। अच्छा, एक परंपरा आपने देखी राजस्थान की कि हर शहर 2 टुकड़ों में बटा है। जी, कोई भी शहर जाओ आप, एक वर्ल्ड सिटी, एक आउटर डेवलपमेंट। हाँ, बिल्कुल। ये पूरे, आप बीकानेर में जाएंगे तो वर्ल्ड सिटी होगा, उसके बाहर का विकास होगा। जयपुर जाएंगे तो वर्ल्ड सिटी है, फिर बाहर का विकास है। वर्ल्ड सिटी कहें या आप उसको हेरिटेज सिटी कहें, जो भी आप शब्द यूज करें। जोधपुर जाएंगे तो वर्ल्ड सिटी, बाहर का शहर। बीकानेर जाएंगे तो वर्ल्ड सिटी, बाहर का शहर। किसी भी शहर में जाइए आप,
कोटा जाएंगे तो वर्ल्ड सिटी, बाहर का शहर। बिल्कुल। तो ये 2 तरह की बसावट राजस्थान में स्पेशल है, ये हर जगह नहीं मिलेगी आपको। फिर उस वर्ल्ड सिटी का एक अलग परंपरा है, अलग लिविंग स्टैंडर्ड है, अलग सिस्टम है। और हमारे जो बिल्डिंग बैलेंस की हम बात करेंगे, जो आगे बात करोगे, वो बिल्डिंग बैलेंस वर्ल्ड सिटी का अलग है, बाहर के अलग है। होता क्या है, जो शहर जो स्टार्टिंग में बने थे, जैसे अपना जयपुर शहर 1750 कौन सी साल में बना था जी, 250-300 साल हो गए, तो ये वर्ल्ड सिटी ही था केवल। उसके बाद जैसे जैसे विकास हुआ, ये तो संभव ही नहीं है कि शहर में पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वहीं रहेंगे। आज पहले हम अंदर थे, अब बाहर आ गए, तो उसके साथ ही वो बाहर का विकास चालू हो जाता है। तो हम एज ए टाउन प्लानर, हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी का पार्ट भी है कि अंदर के शहर को सहेजें, अतिक्रमण ना हो, और अंदर के शहर में जो परंपराएं उस साल से हम ले रहे हैं वो अंदर का शहर वैसा ही रहे, वर्ल्ड सिटी, हेरिटेज सिटी। उसके बाद जो बाहर का विकास होता है वो नियम कायदे से हो। जी। तो उसके लिए हमारी 2-3 चीज़ चलती हैं। एक तो बिल्डिंग बैलेंस चलते हैं, टाउनशिप पॉलिसी चलती है, कई सारी हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती रहती है समय के हिसाब से। जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे पॉलिसी में बदलाव होता है, उसके हिसाब से हम सारा शहर का विकास करते हैं। तो मुकेश जी, शहर को आपने, हर शहर को 2 टुकड़ों में बांट के बताया, किस तरह से 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक परकोटा है, एक परकोटे के बाहर है। तो ये जो 2 अब टुकड़ों में बटा है, पहले एक ही टुकड़ा था, तो अब 2 टुकड़ों में आपको क्या अंतर लगता है, एक प्राचीनता में और एक आधुनिक बनावट में? देखिए, प्राचीन जो शहर है उसमें तो कुछ ज़्यादा विकास आप कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप कहेंगे जयपुर को जय सिंह जी ने बसाया, चौड़ा रास्ता, सीधा 200-300 फीट चौड़ा है। आज इतनी बड़ी रोड कहाँ बनती है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बाहर की रोड 200 फीट 300 फीट ऐसी हम बनाएं। तो जो अंदर का शहर है वो तो उसी स्तर पर है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि अतिक्रमण ना हो, नंबर 1, और जो शहर में जैसी सड़क है उसका विकास वैसे ही हो, हेरिटेज का लुक वैसा ही रहे। आपने कई बार अखबार पढ़ा हो, हेरिटेज के लुक को बिगाड़ते तो तोड़ देते हैं हम, बिल्कुल। तो वैसा वैसा विकास रहे। और जो बाहर की सड़कें हैं, जैसे जयपुर की बात करेंगे तो सीकर रोड हो गया, बीकानेर रोड हो गया, आपके आगरा रोड हो गया, उन सब रोडों के हिसाब से इसका विकास होता है। जो नई नई बिल्डिंग बैलेंस हम बनाते हैं उन बैलेंस के हिसाब से बाहर के शहर का विकास होता है, और अंदर के शहर का एक अलग बिल्डिंग बैलेंस चलता है, उसके हिसाब से उनका विकास होता है। तो ये जो टुकड़ा शब्द नहीं यूज करेंगे अपन, हम तो ये कहेंगे कि शहर प्राचीन शहर है, अब नया शहर आ गया जी। हर जगह होता है, ये प्राचीन शहर है, वो अपनी जगह है, और प्राचीन शहर की जो बनावट है उससे हम सीखते हैं 1000 चीज़ें जी। उसके बाद नया शहर आ जाता है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट होता है। और प्रणय, देखा जाए तो जब भी पर्यटक आते हैं, जयपुर में आते हैं, तो वो प्राचीन जयपुर को ही देखना पसंद करते हैं, हेरिटेज को ही देखना पसंद करते हैं। चाहे हमारे आमेर की बात ली जाए, चाहे न केवल ये प्राचीन की बात करें, अब जैसे लंदन से आदमी आया जी, तो वो प्राचीन शहर में उसी जगह पे कचौड़ी खाएगा जी, उसी जगह पे चाय पिएगा। आपने भी देखा होगा, मोदी जी आए, फ्रांस के राष्ट्रपति आए, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन जो चौरास्ते में एक चाय की दुकान है फेमस, गुलाब जी, वही जगह चाय पी उन्होंने। तो ये जो खान पीन का सिस्टम है अपना राजस्थान का, कि कौन सी जगह पर क्या चीज़ फेमस है, अभी आप मुझे समय देंगे तो 1 घंटा मेरे को लिस्ट बनाने लग जाएगा कौन चीज़ कहाँ पे है। और जब सर खान पान की बात चल रही है, तो हमारे राजस्थान का जो खान पान भोजन है वो हर जगह फेमस है। चाहे दाल बाटी चूरमा की हम बात करते हैं, चाहे आपने कचौरी की बात की है, चाहे मिर्ची वड़े की बात करते हैं, तो और यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि सर्दियों का खाना अलग है, गर्मियों के लिए खाना अलग है। आपने मिर्ची बड़ी की बात करी, जोधपुर आप जाएं किसी भी शादी में तो स्टार्टिंग वाला जो काउंटर होगा वो मिर्ची वड़े का होगा। और सर सर्दियां चल रही है तो बाजरे की राबड़ी के भी काउंटर्स होने लग गए। आप शादियों में जाओ, अभी जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, कहीं भी, तो पहला काउंटर जो है वो आपको बाजरे की खिचड़ी जो भी सब्जी यूज करते हैं वो मिलेगा जी जी जी, क्योंकि वो प्रॉपर फूड है यहाँ का और नेचुरल फूड है। आप खाएंगे कोई खराबी नहीं उसमें, कोई बीमारी का कारण नहीं। तो कहने का मतलब जोधपुर का मतलब राजस्थान का एक खाना अलग है, गर्मी का अलग है, सर्दी का अलग है, बरसात का अलग है, हर तरह का खाना है जी जी, हर तरह की चाय है, हर तरह का सामान है, तो आप उसको एंजॉय करते हैं, दिल से खाते हैं। और जो विदेशी आते हैं वो यहाँ के इसी खाने के लिए आते हैं जी जी। और यहाँ की जो कल्चर है, जोधपुर आएगा तो सम के दोरों में जाएगा, बीकानेर जाएगा तो महल, अच्छा महल मेला तो हर शहर में है बिल्कुल, तो महल मेला से राजस्थान की पहचान है और वहाँ सब जगह जाता है आदमी। मकी जी, महल की बात चल रही है और खाते पीते जब ये पर्यटक आगे बढ़ता है, महलों का रुख करता है, तो ये महल बने काफ़ी समय हो गया है, लेकिन उस समय की जो बनावट थी, वो जो कारीगरी थी, वो इतनी मजबूत थी कि वो आज तक टिके हुए हैं। फिर भी कुछ जगह पर कुछ टूट फूट होती है, आप उसको बनाए रखने के लिए क्या प्रयास करते हैं कि जो
पुरानी जो तकनीकी कौशल है उसके अनुसार आज के कौशल से उसको बनाए रखा जाए? देखिए, जैसे कोई टूट जाता है तो वो जो मेटल था चूना, जी, हमारी कोशिश रहती है उसी चूने से, उसी परंपरा से उसको हम रिपेयर करते हैं, नया सीमेंट नहीं डालते। अच्छा। और उसको एज इट इज वही रूप देते हैं। हाँ हाँ हाँ। ताकि पर्यटक को लगे नहीं यहाँ कोई टूट फूट भी हुई थी। यदि उसको लग गया टूट फूट हुई थी तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो सारे हम इसी तरह से करते हैं। क्या वो पुराना चूना आज का हिसाब से बन पाता है? पुराना तो नहीं बनेगा, लेकिन चूना इस तरह का बन जाता है कि पता नहीं चलता आपको। हाँ 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 हाँ। जी जी जी। हम जो बाहर विस्तार कर गए हैं, परकोटे से बाहर जो विस्तार कर गए हैं, अंदर आते हैं तो उसकी एक झलक लगती है। किले नुमा गुंबद बने हुए हैं, हवेलियाँ बनी हुई हैं और बड़ी अच्छी अच्छी छतरियाँ बनी हुई हैं। कुछ ऐसा ही हम बाहर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? वो संभव नहीं है। देखिए प्रणय जी, जब विकास होता है तो आधुनिकता के हिसाब से होता है। अब जैसे आप आगरा रोड की बात करेंगे तो आगरा रोड पे भी कई आप रिसोर्ट देखेंगे जो पुरानी कल्चर के हिसाब से बने हैं। जी, वो बना देते हैं, बाकी गवर्नमेंट उसको एनफोर्स नहीं कर सकती कि नहीं आप तो ऐसा ही बनाओ। अच्छा। लेकिन पुराना जो शहर है, आप देखते हैं अपने गुलाबी शहर बोलते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा करके जो मेन रोड है उस पर जो फसाड है वो गुलाबी कलर गवर्नमेंट अपने खर्चे पर कराती है, ताकि वो जो गुलाबी शहर है वो पहचान बनी रहे। जी जी। और बाहर में तो विकास हो ही रहा है। सर, यहाँ पर मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगी, प्रणय, जो पुराना आर्किटेक्चर था और जो अब नया जो आर्किटेक्चर चल रहा है, उसमें ऐसे कौन से पहलू हैं सर जो आपको बहुत रुचिकर लगते हैं? देखिए, पुराना आर्किटेक्चर का तो परंपरा ही इस तरह की है। जैसे आप चौरास्ता लेंगे या कोई भी शहर लेंगे, पहला तो उसका कलर कोडिंग फिक्स हो गया कि गुलाबी रहने वाला है, ठीक है। फिर उसमें वाटर हार्वेस्टिंग है, वो पुरानी बहुत अच्छी थी, आज भी हम कर रहे हैं। और मंजिलों की संख्या फिक्स है, G+2 ही बनेगा। ये नहीं कि आप G+20 बना दोगे। अब बाहर का जो विकास है, आज की स्थिति है रोड का 1.5 गुना प्लस फ्रंट सेटबैक। तो हम 100 मीटर की बिल्डिंग हाइट दे रहे हैं, वो अंदर शहर में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो अच्छी भी है। शहर को सुंदर बनाने की लिमिटेशन है, बाहर में शहर को आधुनिक बनाने का कार्यक्रम है। तो उस हिसाब से हम शहर का विकास करते हैं बाहर का। मुकेश जी, परकोटे के अंदर जो थोड़ा सा बदलाव हुआ है आधुनिकता के हिसाब से, जैसे हमने मेट्रो हम अंदर तक ले गए हैं और ज़मीन के अंदर से हम वहाँ शहर में पहुँच गए हैं, इस बदलाव के कारण पुराने शहर की जो बनावट थी उसमें कुछ तोड़फोड़ हुई, जिसमें खासकर पानी का जो निकास था उसमें कुछ तब्दीली हुई। क्या आप मानते हैं कि पहले जैसी तब्दीली जो हुई, पहले जो बना हुआ था वैसा ही हम आज कर पाए हैं? आज भी कर पाए हम। अब जैसे आप मेट्रो की बात करते हैं, जी, मेट्रो में आपने सफ़र किया, आई होप किया होगा जी। मेट्रो में जब सफ़र करें पता लग जाएगा आपको मैं वार्ड सिटी में घूम रहा हूँ। वैसी कारीगरी ट्रेन में, वैसा ही कुछ बाहर भी वैसा ही कुछ। तो कोशिश की है कि जो अंदर का आर्किटेक्चर को उसको हम मेट्रो में भी उतार दें। अच्छा। इस तरह की कोशिश हमने की है। अंदर मेट्रो जा रही है तो बिल्कुल आपको लगेगा मैं राजस्थान में अंदर वार्ड सिटी में घूम रहा हूँ, अंदर के शहर में घूम रहा हूँ। इस तरह की अपन ने कोशिश की है। जी जी। और वो कोशिश इसीलिए की कि ऐसा दोबारा प्रश्न कोई ना आए। जी 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 जी। हाँ हाँ। इस तरह की कोशिश की है। जी जी जी। अब मेट्रो का विकास बाहर भी कर रहे हैं। हाँ। तो बाहर अलग तरीके का विकास होगा, सब जगह काम चल रहा है। हाँ 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 हाँ। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। उसको हमें दूर करना है। बिल्कुल। कैसे दूर करेंगे? मेट्रो देंगे और रोडवेज देंगे, सिटी बस देंगे। ट्रांसपोर्ट जब तक सही नहीं होगा शहर का विकास अच्छा नहीं हो सकता। जैसे प्रज्ञा ने अभी बताया पानी की बात की, तो पानी जो है वो दो तरह से, कम हो जाए तो भी एक समस्या है और ज़्यादा हो जाए तो भी एक समस्या है। तो कम की तो चलिए हम कुछ उपाय कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा यानी बारिश का जब पानी आता है तो वो कई जगह उसकी भराव की समस्या हो जाती है। वो हमने कोशिश की है एज चीफ टाउन प्लानर और एज गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए बहुत जगह। जी। जैसे पानी आया तो सीधा अंदर चल जाता परकुलेट होके। उसके स्ट्रक्चर डिजाइन किए हमने। हाँ। गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो वो सारा वाटर परकुलेट होके अंदर चला जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की डिजाइन चल रही है। जी जी। सर, पुराने ज़माने में तकनीकी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरती से बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। पुराने जो किले हैं उन पर नक्काशी हो रखी है, वहाँ का जो खूबसूरत बनावट है वो तकनीकी एडवांस ना होने के बाद भी इतनी खूबसूरत है। आज तकनीकी बहुत एडवांस हो गई है। सर, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो आप टाउन प्लान करते हैं, जिस तरह से प्लानिंग करते हैं, उसमें किन किन सॉफ्टवेयर्स का और किन किन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, आज की तारीख में हम कोई भी शहर का नाम लें, चाहे हम बीकानेर लें, चाहे जयपुर लें, चाहे छोटा सा लालसोट लें, गंगापुर सिटी लें, हमारा एक सॉफ्टवेयर आया है GIS बेस्ड मास्टर प्लान हम बनाते हैं। जी जी जी। मास्टर प्लान के बारे में थोड़ा सा बताऊं। एक तो 210 शहर है अपने, एंड आपको खुशी होगी इस बात की जान के सबके सब मास्टर प्लान में बना दिए।
तो मास्टर प्लान जब हम बनाते हैं जीआईएस बेस पे, आपने कोई आपकी जगह है, जगतपुरा में जाओ आप, जगतपुरा में आपको कहीं ये वाली मेरी लैंड है, हाँ। उस पर क्लिक करेंगे तो जीआईएस बेस पे पूरा खुल जाएगा, कंप्लीट चीज़ पता लग जाएगी आपको। मेरी लैंड का लैंड यूज़ क्या है, मेरी लैंड के सामने रोड कितनी है, आगे विकास क्या है, और मेरी लैंड के आसपास कौन सी रोड जा रही है, कैसा विकास हो रहा है। क्योंकि आपकी लैंड की लोकेशन पता लगने पे मास्टर प्लान से कोरिलेट हो जाएगा, तो यह पता चलेगा कि आपकी लैंड की वैल्यू क्या है। जी। तो इस तरह से हम जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान बना रहे हैं। जी। और ये मास्टर प्लान बनाने का 5-7 साल से हुआ है जीआईएस बेस्ड का। और एक हम सर्वे करते हैं ड्रोन से। अच्छा, आपने शब्द सुना होगा। बिल्कुल सर। ड्रोन का सर्वे होता है, ऊपर से पूरा कैमरे से कंप्लीट ड्रोन सर्वे। उस ड्रोन सर्वे को हम कन्वर्ट करते हैं जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान में। अच्छा। और मास्टर प्लान जब जीआईएस बेस्ड बन जाता है तो समझिए सबसे बढ़िया काम हो गया। हर शहर का मास्टर प्लान आज की तारीख में जीआईएस बेस्ड है। पहले ही नहीं होता था। पहले हम वो एक टेबल होती थी और वहाँ हम पेंसिल से खींचते रहते थे, पूरा शाम हो जाता था एक लाइन खींचने में। जी। कई तरह के पेन मैंने यूज़ किए, वो अब तो है नहीं, सब कंप्यूटर पे जनरेटेड है, कंप्यूटर पे सारा मास्टर बन जाता है जीआईएस बेस्ड, तो उसका एक अलग ही आनंद है। सर इससे ये लाभ तो हुआ है कि पेपरलेस वर्क हो गया है और थोड़ा माइंड भी रिलैक्स रहने लग गया। प्रणय और बहुत सारी बातें करेंगे। सर ने अभी गंगापुर सिटी का जिक्र किया है। गंगापुर सिटी आपका जन्म स्थान भी है, तो सर ये जानना जरूरी है कि कैसा रहा आपका बचपन और गंगापुर सिटी की क्या कुछ यादें हैं? गंगापुर सिटी देखिए बहुत अच्छा छोटा सा शहर है, लवली शहर है, सुंदर शहर है। और वहाँ हम बीटेक में जब आए थे उसके पहले तक वहीं रहे जी। और वहाँ की एक मिठाई का नाम है, आपने पता नहीं खाई कि नहीं खाई तो मैं खिलाऊंगा, खीर मोहन एक शब्द है। हाँ, खीर मोहन बिल्कुल खीर मोहन यहाँ पर भी मिलती है। तो वो खीर मोहन गंगापुर सिटी की है, विदेशों तक में वो जाता है। दूसरा एक आपने नाम सुना होगा टिक्कड़ सब्जी, बिल्कुल आलू की सब्जी टिक्कड़। आपको अचंभा होगा सुन के, 250 दुकान वहाँ रनिंग है। अच्छा। और सब दुकानों पे बनती है और बिकती है, शाम तक सब खत्म हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। प्लस वहाँ बाकी ऐसा कुछ कोई चीज़ नहीं है। हाँ। वार्ड सिटी वाला सब वो कंसेप्ट तो ही है। अंदर का शहर बाहर का शहर, वो कंसेप्ट तो सब जगह मिलेगा आपको। जी। भाई छोटा शहर था पहले अंदर का, फिर वो विकसित हो गया। तो इस तरह से सब जगह मिलेगा। अभी वो डिस्ट्रिक्ट बना था, किसी कारण से डिस्ट्रिक्ट हट गया क्योंकि छोटा शहर था। तो इस तरह का मामला है। आजकल एक शब्द सुनने में आता है स्मार्ट सिटी, तो जहाँ की आपकी पैदाइश है, क्या वो जगह भी स्मार्ट सिटी में तब्दील होने वाली है? स्मार्ट सिटी में नहीं हो रहा जी। स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अभी राजस्थान में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा से 4-5 शहर स्मार्ट सिटी के पैसे दिए, 100 करोड़ रुपए वहाँ से आते हैं जी। और प्रोजेक्ट अप्रूव होते बनते हैं। जयपुर में बड़ा बेनिफिट हुआ है, कई सारे प्रोजेक्ट आ गए। उदयपुर सबसे हाईएस्ट प्रोग्रेस में है। अच्छा। वहाँ जो काम उन्होंने दिए वो सब मौके पर बन गए। तो स्मार्ट सिटी से अब आप कहेंगे कि स्मार्ट सिटी होती क्या है? हाँ बिल्कुल। स्मार्ट सिटी की सीधी डेफिनेशन है कि हर चीज़ स्मार्ट हो। अच्छा। आज जैसे अपना नेट है, चलेगा नहीं, स्मार्ट सिटी में नेट चलना चाहिए। रोड ऐसी हो जो विकसित रोड हो और रोड अच्छी चलने वाली हो, वाटर हार्वेस्टिंग पूरे शहर का हो, पानी की सुविधा सबको हो, बिजली की सुविधा सबको हो। और न केवल बिजली की सुविधा हो, अभी तो हम जो सूर्य की बिजली है जी, गवर्नमेंट की स्कीम बना दी, पीएम सूर्य आवास, तो सूर्य की बिजली हम सब लें। अभी ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है राजस्थान में और काफ़ी सक्सेसफुल है। इवन मैंने मेरे घर में वो लगा रखा है। जी। तो ये एक तो खर्चा बच जाता है। हाँ जी। और आप गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रहे हो। हाँ। और नेचर को भी हेल्प कर रहे हो। हाँ जी। तो इस तरह से स्मार्ट सिटी में ये सब चीज़ होती है। जितनी भी चीज़ आप सोचो वो स्मार्टेस्ट होनी चाहिए। स्मार्टेस्ट होनी चाहिए मतलब वो नेचुरल हो और सब काम बढ़िया हो। जी। देखिए प्रणय, कितनी तकनीकी आगे बढ़ गई है कि सब चीजें स्मार्ट होने लग गई हैं। सर एक ग्रीन बिल्डिंग करके जो आजकल थॉट चल रही है, ग्रीन बिल्डिंग क्या का है ये ग्रीन बिल्डिंग? कंसेप्ट ये है मैडम कि एक तो ग्रीन बिल्डिंग का डेफिनेशन में समझाता हूँ आपको। जी। ग्रीन बिल्डिंग में एक हमने बिल्डिंग बायलॉज में स्पेशल प्रोविजन दिया है। सपोज करिए आप कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं 20 मंजिल का जी, और वो ग्रीन बिल्डिंग कैसे होगा? एक तो नेचुरल लाइट हाईएस्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं दिन भर आप लाइट जलाओ, नेचुरल लाइट हाई। और जो मेटेरियल है वो लोकली अवेलेबल मेटेरियल का यूज करो आप। अच्छा। तीसरा, जैसे आप जयपुर में कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं तो आसपास कहीं लोकल मेटेरियल आता होगा, उसका उपयोग करें। जी। एक ग्रीनरी हाईएस्ट होनी चाहिए। ग्रीनरी हाईएस्ट होनी चाहिए। ग्रीनरी होगी, लोकल मेटेरियल होगा, नेचुरल लाइट होगी, तो आपको लफड़ा ही नहीं कुछ। फिर हम कुछ अलग से FAR
फ्लोर एरिया रेशो, अलग से एफआर का बेनिफिट देते हैं बिल्डर को ताकि वो ग्रीन बिल्डिंग बनाए। दिक्कत बहुत आती है उसको। लोकल मेटेरियल लो, फिर ग्रीन रखो, फिर लाइट नेचुरल आनी चाहिए। लेकिन अभी कंसेप्ट आ गया, बिल्डर्स को सबको समझ आ गया कि ग्रीन बिल्डिंग बनाने का फायदा बहुत है। उनको बेनिफिट मिल रहा है वो अलग बात है, बाकी ओवरऑल जो बिल्डिंग का बेनिफिट है कि जब वो अपनी बिल्डिंग को खुद देखता है, कहता कितना बढ़िया काम हो गया। तो इस तरह से ग्रीन बिल्डिंग में गवर्नमेंट का योगदान यही है, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे देगी कि भाई एफआर में या बनाने में तब खर्चा हम आपको देते हैं, एक फ्लोर एक्स्ट्रा देते हैं। तो गवर्नमेंट तो यही कर सकती है जी। लेकिन बनाओगे तो आप। और अब बिल्डर्स को सबको सावचेत हो रहे हैं, वो ग्रीन बिल्डिंग की तरफ टर्न हो रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग वही बिल्डर बनाएगा या आप हम बनाएंगे, तो अपनी छोटी बिल्डिंग में लोग ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट में बना रहे हैं। हाँ जी जी। मुकेश जी, अब ग्रीन बिल्डिंग की बात की, प्रज्ञा ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन मुकेश जी हम ग्रीन बिल्डिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं, एक कंक्रीट जंगल को बढ़ा रहे हैं, और वो जो ग्रीन जंगल था वो कंक्रीट जंगल की वजह से ख़त्म हो रहा है। क्या वो हरियाली जो एक बिल्डिंग बनाने से ख़त्म हो जाती है, क्या हम उसे कभी वापस ला सकते हैं? बिल्कुल वापस ला सकते हैं। वापस लाने की दिशा में गवर्नमेंट काम कर रही है। अब देखिए जयपुर में मानसरोवर में एक पार्क बनाया, आप गए होंगे कभी, सिटी पार्क कितना बड़ा पार्क है। उसमें घूमने से आपको लगता है मैं स्वर्ग में आ गया। मैं एक पार्क नहीं कर रहा, ऐसे पार्क गवर्नमेंट की स्कीम है। हर गवर्नमेंट हर अधिकारी को बोल रही है कैसे न कैसे नई नई लैंड ढूंढ के आप पार्क बनाइए। तो उसी दिशा में गवर्नमेंट काम कर रही है। कैसे न कैसे उस ग्रीन जो कंक्रीट जंगल तो रोक नहीं सकते हम, विकास तो होगा ही होगा, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ा दें तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसमें गवर्नमेंट काम कर रही है। जी सर, जिस तरह से ग्रीन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, थॉट्स चल रही हैं, क्या उस तरह से हम घरों को भी ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रीन बिल्डिंग का तो मतलब यही है कि भाई आदमी जो अपना घर बनाता है वो इन सब लफड़ों में झपड़ों में नहीं पड़ना चाहता। वो तो अपनी बिल्डिंग को बनाता है, 1 मंजिल 2 मंजिल की, लेकिन एक काम जरूर कर रहे हैं आज की तारीख में कि वो पेड़ पौधे ग्रीनरी अपने घर में खूब कर रहे हैं। मेरे घर की बात करें, मेरे घर में छोटा सा प्लॉट है, 2000 प्लांट में लगा रखे। तो आपका अंदर का शौक है ये। बिल्कुल सही है। आप ग्रीनरी कर देंगे, छोटी जगह उसमें पार्क लगा दें। अभी हम एक कंसेप्ट और कर रहे हैं कि भाई सामने की दीवार को हटा दो और कैसे न कैसे करके आप ग्रीन ज़्यादा रखो। अब जगह नहीं है तो पेड़ लगा दो जी। और पेड़ लगाने जगह नहीं है तो पौधे वो तो लगा ही सकते हो, गमले तो आप। जी जी जी। इस तरह का कंसेप्ट चल रहा है और सब लोग इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। जी मुकेश जी, आपने सरकार की योजनाओं के बारे में बात की। सरकार बहुत अच्छी योजनाएं बनाती है, लेकिन क्या इन योजनाओं में आप आम जनता को जोड़ पाते हैं, शामिल कर पाते हैं? बिल्कुल। मैं अब आपको बताता हूँ मास्टर प्लान कैसे बनता है। जी। मास्टर प्लान हम किसी शहर का, जैसे आपने नाम लिया बीकानेर, अभी 12 दिसंबर को मैंने जारी किया मास्टर प्लान। तो उसमें पूरी पब्लिक के सामने हम शो करते हैं, अखबारों में छापते हैं और वो वहाँ कॉपी रखते हैं। पब्लिक से ऑब्जेक्शन सेशन इनवाइट करते हैं 1 महीने के लिए। 300-400 ऑब्जेक्शन आ गए तो पूरी पब्लिक इन्वॉल्व है। वो कहती है मेरी लैंड का यूज ये नहीं, ये करिए, ये नहीं, ये करिए, सबको बता के जब सबका सुझाव इनकॉर्पोरेट करके फिर हम फाइनल जारी करते हैं। तो पूरी पब्लिक साथ रहती है। बिना पब्लिक के तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो क्या जो सुझाव आते हैं आम जनता की तरफ से, क्या सारे सुझाव मान लिए जाते हैं? उसमें ऐसा होता है सब, जैसे 300 सुझाव आए तो उसमें 100 सुझाव तो बिल्कुल वाजिब होते हैं। अच्छा। तुरंत एग्रीड। 100 सुझाव बिल्कुल बेकार, नॉट एग्रीड, और 100 पार्टली एग्रीड वाले होते हैं। तो एग्री करके उनको वापस हम छापते हैं अखबार में। और सुझाव उनका पूरा वजन देते हैं, तवज्जो देते हैं। हाँ, अब वो जो लोग सहमत नहीं है, क्या उनके विरोध का सामना करना पड़ता है? क्या चुनौती होती है उस समय? नहीं, कोई विरोध नहीं जी। इसमें क्या विरोध, उनको समझा दो, विद रीजन लिखा जाए। जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखा रामलाल, उसने आरोप लगाया वो ये सुझाव मेरा है, तो उसका विद रीजन हम एक्सेप्ट करेंगे, विद रीजन नॉट एक्सेप्ट करेंगे। तो पूरा रीजन लिखेंगे एक पेज का, तो फिर दिक्कत हो ही नहीं सकती। कोर्ट कचहरी भी होती है। जहाँ पर सफलताएं होती है वहाँ कुछ ना कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। सर, इन चुनौतियों को किस तरह से आप समाधान करते हैं? किस तरह की चुनौतियाँ आपके काम में आती हैं? मैडम, काम में तो चुनौतियाँ ऐसी कोई खास नहीं आती है। हम अपना काम करते हैं, पब्लिक अपना काम करती है। आजकल एक संपर्क पोर्टल आपने नाम सुना होगा। अच्छा, संपर्क पोर्टल। संपर्क पोर्टल जी। उस पर आप अपनी शिकायत एनरोल करिए, उसका जवाब देना हमारी मजबूरी है। अच्छा। तो उसको 7 दिन का समय होता है, 1 महीने का, उसमें जवाब देते हैं। और एप्लीकेंट से पूछा जाता है आर यू हैप्पी, सेटिस्फाइड? वो तो नहीं सेटिस्फाइड। हाँ। फिर दोबारा जवाब दिया जाता है। अच्छा। तो एक अच्छा गवर्नमेंट की स्कीम है संपर्क पोर्टल। जी जी जी। उस पर सबके सुझाव आते हैं। वो कहता जी मेरे घर के बाहर की नाली नहीं बनी। अच्छा। सपोज करिए छोटा सा, तो उसके घर की नाली बनती है फिर। जी जी जी।
तो इस तरह का गवर्नमेंट की स्कीम है, संपर्क बहुत बरसों से चल रही है स्कीम है संपर्क। मुकेश जी, हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, आपने मास्टर प्लान का भी जिक्र किया। अब ये जो मास्टर प्लान है, इसके बारे में 2025 में एक सुनने में बात आई थी कि अब इसका विस्तार होगा, जो मास्टर प्लान हमने बना दिया है। अब जयपुर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल जयपुर जी। तो ये विस्तार होने वाला है, तो इस विस्तार में क्या क्या होने वाला है? 200 फीट की कहीं सड़क सुनने में आ रही है, कहीं 80 फीट की सड़क सुनने में आ रही है, तो ये विस्तार कब अपना आकार लेगा? देखिए, सड़क का बनना तो कोई विस्तार का पार्ट नहीं है। विस्तार का मतलब होता है जैसे जयपुर शहर ये वाला है, तो इसके बाहर कुछ कैसे कैसे गांव हैं जो कि हमको इसमें लेने चाहिए। तो उसमें 100-150 गांव हम भी ले रहे हैं। उन गांव को लेके उसके हिसाब से रोड का विकास होगा, रेजिडेंशियल एरिया कितना होना चाहिए। हम क्या कैलकुलेशन करते हैं, आज अपने जयपुर शहर में सपोज करिए 100 मकान की आवश्यकता है जी। हम मानते हैं अगले 25 साल में हमें 150 मकान और चाहिए। हाँ हाँ। तो आवासीय विकास के हिसाब से हम करेंगे। आवासीय चाहिए, व्यावसायिक चाहिए, इंडस्ट्रियल चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो सारा कैलकुलेशन करके रोड के हिसाब से, रोड हमारे 3-4 तरह की होती है। 300 फीट हो गई, 200 फीट हो गई, 100 फीट हो गई, 160 फीट हो गई, 80, इस तरह की रोड का हम विकास करते हैं। तो मास्टर प्लान अभी हमारा टेंडर प्रोसेस में है जयपुर का। जी जी। जैसे टेंडर हो जाएगा, साल 2 साल में 3 साल में मास्टर प्लान बन जाएगा और एक खूबसूरत शहर का जी और अवलोकन सर, करेंगे। जिस तरह से आधुनिक तकनीकी बढ़ रही है, उसमें एक एआई टूल्स भी काम में लिए जा रहे हैं। सर, किस तरह से ये जो एआई टूल्स हैं, ये हमारे आधुनिकी में उपयोग में आते हैं और किस तरह अभी से आप एआई इनका टूल्स उपयोग हमने कर टाउन रहे हैं? प्लानिंग कहीं लिए नहीं काम में। कोशिश करेंगे जल्दी से एआई टूल्स का भी विकास हो। एआई टूल्स से बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जी जी। अभी हमने तो शुरू नहीं किया, लेकिन जल्दी शुरू करेंगे एआई टूल्स का भी। मुकेश जी, हमने शहर विस्तार की बात की, तो अंदर का जो परकोटा है, आपने बताया कि कई जगह पे खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं कई बार प्रज्ञा को भी देख लेता हूँ, वो गोलगप्पे खाती हुई मिल जाती है 5 तरह के पानी के। बिल्कुल। तो जो पर्यटक आ रहा है, क्योंकि अब तो पर्यटन का ये समय है, यहाँ पे बहुत बहुतायत में पर्यटक आ रहे हैं घूमने के लिए। अब जो हमने बाहर शहर बसा दिया है, अंदर तो बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें प्रसिद्ध हैं। क्या वही चीज़ आप शहर के बाहर भी लेकर गए हैं उस विस्तार में, ताकि पर्यटक बाहर भी आए? उसका आप एग्जाम्पल है रामनिवास बाग। जी जी। रामबाग में बनाया ना हमने, जी, चौपाटी बनाई। जी। आप गए होंगे खाना बिल्कुल खाने। बिल्कुल गए। बिल्कुल। एक जगह पे जयपुर की जितनी फेमस चीजें हैं उन सबको हम बिठा दिया। आपको जैसे जयपुर आना है और आपको जगह जगह ढूंढने नहीं जाना है, आप वहाँ जाइए चौपाटी में। जी। आपको गुलाब की चाय भी मिलेगी, कचौड़ी मिलेगी, हाँ। पकौड़ी मिलेगी, जो भी चीज़ जहाँ की फेमस है एक जगह मिल जाएगी आप। इसका विस्तार और कहाँ हुआ है? ये तो सिर्फ रामनिवास बाग की आपने बात बताई, लेकिन जयपुर एक तो बहुत प्रताप नगर में बनाया है, अच्छा जी। एक मानसरोवर बनाया है, जी। और अजमेर में भी हम बना रहे हैं। अच्छा। तो सब जगह कोशिश कर रहे हैं कि वो शहर का स्वाद एक जगह मिल जाए। ऐसी कोशिश राजस्थान सरकार की सब जगह हो रही है। जी 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 जी। हम अगर जयपुर से बाहर गए, आपने जयपुर के बाहर भी नगर नियोजन किया है, अगर हम कोटा की बात करें तो वहाँ 7 वंडर्स करके हमें एक जगह देखने को मिलती है। बिल्कुल। 7 वंडर्स तो जगह है अजमेर की। जी 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 ये 7 वंडर्स जो जगह है वो अजमेर की है। जी जी। इस तरह का कुछ जयपुर में आपकी कोई परियोजना है? अभी तो नहीं। अभी नहीं है। अच्छा अच्छा। अजमेर में जो आना सागर लेक है, जी। जो कि अजमेर की जिंदगी है, अजमेर की आत्मा है, तो वहाँ आना सागर लेक के पास में 7 वंडर्स जगह बनाई है। जी जी जी। तो वो बड़ी प्यारी जगह है। हाँ। और कोटा की अब बात करेंगे तो कोटा की अब बात करेंगे तो पिछले हाँ सर, ये पानी आप पी बहुत, सकते हैं। और वैसे- झीलों की बात हो रही है प्रणय, उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं। और झीलों जब शाम होती है तो लोगों को लगता है कि झीलों की पाल पर जाकर बैठे, झीलों का खूबसूरती का आनंद लें। तो सर, क्या ऐसा भी कुछ हो रहा है कि जो झीलों की पाल हैं, या आप आना सागर की बात करें, चाहे हम उदयपुर की बात करें, तो वहाँ के सौंदर्यीकरण को और बढ़ाने के लिए क्या कुछ सरकारें प्रयास कर रही हैं? जब उदयपुर जाए, अजमेर जाए, सब जगह ऑथोरिटी है जी। और ऑथोरिटी बड़ा अच्छा योगदान कर रही है इस काम में। जी जी ऑथोरिटी निगम दोनों मिलकर जी। अच्छा योगदान कर रही है झीलों के विकास के लिए, जी। वहाँ पे लोगों को बिठाने के लिए नाव। अभी अजमेर की आप बात करेंगे तो वो जो अपना जहाज होता है, वहाँ जहाज में उतार दिया उन्होंने। जी। अब जहाज में बैठिए पूरा अजमेर घूमिए। वाह। अच्छा। तो ऐसा ही गवर्नमेंट की तो स्कीम है जी। ही, कैसे न कैसे, क्योंकि अजमेर का जो आत्मा है वो तो आना सागर लेक है, बिल्कुल। ऐसे ही फतेह सागर लेक है, वो उदयपुर की आत्मा है।
तो इस आत्माओं को सहेजने का काम गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। जी 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 सर, अजमेर की आपने बात की है, प्रणय मैं बताना चाहूंगी, मुझे मेरी पैदाइश अजमेर की है। अच्छा। बहुत साल हो गए अजमेर छोड़े हुए, वही आना सागर, दौलत बाग सब जहन में है, वो अजमेर शरीर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा, वो आत्मा में बस चुका है। इतना खूबसूरत है हमारा अजमेर। बिल्कुल। और अजमेर की आप बात कर रही हो, अना सागर के आसपास के इलाके की बात कर रहे हो, कचौरी यहाँ की है, वहाँ की कड़ी कचौरी है। कड़ी कचौरी। और एक चीज़ अछूती रह गई मुकेश जी, हम इतनी सारी बात कर रहे हैं लेकिन जो हमारा राजस्थान का संगीत है वो थोड़ा सा अछूता रह गया। तो एक काम करते हैं, पहले एक राजस्थानी गीत सुनते हैं समंदर खां मांगड़ियार जी का, और फिर आपसे राजस्थान के संगीत पर भी बात करें। प्लीज प्लीज आइए सुनते हैं। आइए सर।
अभी बहुत ही खूबसूरत सा राजस्थानी गीत हमने सुना, और राजस्थानी गीतों की खूबसूरती ये है अलग अलग वाद्य यंत्र चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत स्वर आपके कानों में बिखेरते हैं। फिर से लौटते हैं अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर, और आज हमारे साथ हैं चीफ टाउन प्लानर राजस्थान मुकेश मित्तल जी, जिनसे हम बहुत सी बातें कर रहे हैं। सर, राजस्थान के संगीत की हम बात कर रहे हैं, खाने की बात हमने कर ली, राजस्थान की खूबसूरती की हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ अगर संगीत की बात ना करें तो कुछ अछूता रह जाएगा, क्योंकि राजस्थान का जो संगीत है वो पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं। राजस्थान के संगीत में अलग अलग वाद्य यंत्र बजते हैं, अलग अलग खूबसूरती से वो आवाज़ कानों में हमारे गूंजती है। सर, संगीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संगीत में एक बड़ी स्पेशल बात यह है जो आप जानते भी हैं कि राजस्थान का अलग शहर में जाओ आप, कोटा में जाएगा अलग संगीत, बीकानेर में जाएंगे अलग संगीत, जयपुर में जाएंगे अलग संगीत, तो घराने वाले संगीत चलते हैं। हाँ, जोधपुर का अलग संगीत, तो हर संगीत का एक अलग आनंद है, अलग वाद्य यंत्र हैं, अलग, जैसा भी आपने सुनाया समंदर सिंह जी, समुंदर खाजी, मंगड़ियार, तो जैसलमेर है, बाड़मेर अलग संगीत है। हर शहर का अलग संगीत है, अलग वाद्य यंत्र है, अलग बोल है, अलग स्वर है। तो जिस भी शहर का आप सुनेंगे आपको आनंद आ जाएगा, आपके कानों को ऐसा लगेगा मैं कहाँ स्वर्ग में आ गया। हर शहर का, कोई भी आप कहेंगे बाड़मेर का अच्छा, जैसलमेर का, ऐसा नहीं कह सकते आप। हर संगीत अपने आप में टॉप लेवल का है, अलग संगीत वाले हैं वहाँ के, अलग वाद्य यंत्र हैं, हाँ, अलग ही स्वर हैं। बिल्कुल सही। तो उसका अलग ही आनंद है राजस्थान का। और यही हमारे राजस्थान की खूबसूरती है, पग पग पर बोलियां बदल जाती हैं, पग पग पर और ये आपने देखा होगा है। अपने ये जो कालविलिया डांस राजस्थान का फेमस है, गुलाबो, इसका नाम सुन के आप आते हो। मेरा सौभाग्य हुआ, मेरे ऑफिस में आई थी गुलाबो भी जी। तो मैं तो दंग रह गया कि ये वही गुलाबो है कि विदेश में जगह सिंपल लेडी। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो हर जगह हर संगीत की अलग महिमा है। जी 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 मुकेश जी, संगीत राजस्थान का इतना समृद्ध है कि कई बार हम जाते हैं घूमने के लिए और एक यंत्र मोबाइल तो हमारे पास है ही, उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस रिकॉर्डिंग को जब हम वापस आते हैं अपनी गाड़ी में सुनते रहते हैं। और ये गाड़ी जब चलती है तो अब जैसे आपने विस्तार कर दिया शहर का, तो अब गाड़ियों की तादाद भी बढ़ गई है, यानी कि ट्रैफिक भी बढ़ गया है। अब शहर का विस्तार हो गया, हम उसी आधुनिक रूप में जाकर प्राचीनतम स्वरूप को बनाए रखने का एक प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफल भी काफ़ी हो रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रैफिक है शहर का, ये इस हद तक बढ़ गया है कि थोड़ा सा कंट्रोल में आता भी ये नहीं ऐसा है। गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। पहला काम तो ये है, हमने जो बिल्डिंग है उसमें मैकेनिकल पार्किंग एक सिस्टम नया लागू किया है जी। जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है वहाँ कार पार्किंग कम पड़ रही है, तो मैकेनिकल पार्किंग अलाउ करके पार्किंग हो गई। दूसरा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें मेट्रो भी आती है, सिटी बस भी आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से लागू गवर्नमेंट कर रही है, चेष्टा कर रही है और सफल भी हो रही है। हर शहर का अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आपको बस में बैठे और 10 रुपये में पहुंच गए ठिकाने पर जी। समय नहीं हो, फिर आपको कार भी पार्क नहीं करनी। हाँ। मेट्रो में जाएंगे, कोई कार पार्क नहीं करनी, 10 रुपये में आप ठिकाने पहुंच जाते हो। हाँ हाँ। तो इस तरह से, और एक दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस, आरओबीज, ये हम सब बना रहे हैं। जयपुर शहर का आप देखेंगे तो जगह जगह आरओबीज बन रहे हैं। अब जैसे आप जयपुर से अजमेर जाएंगे, 12 ओवर ब्रिज बन रहे हैं, 11 बन के चालू हो गए। एक भाखरोटा का एक बचा है, वो 2-3 महीने वो भी चालू हो जाएगा। तो न केवल आरओबी, ब्रिजेस, रोड को चौड़ी कर रहे हैं जी। प्लस ये सब करके हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कैसे न कैसे करके ट्रैफिक को पब्लिक को दे दें। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में चले जाएंगे तो आपका बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी। जो विस्तार आप बता रहे हैं, जिस तरह की प्रगति आप बता रहे हैं, ये सुनने में बड़ा सुखद लगता है। तो मुकेश जी, आने वाले समय में जयपुर का भविष्य क्या देखते हैं आप? जयपुर का भविष्य तो पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा होगा। नहीं, मैं न केवल जयपुर, पूरे राजस्थान का भविष्य अच्छा होगा। जी। ये जो नियोजन है, जो नगर नियोजन है, इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा था, किस तरह का विस्तार लेगा ये? देखिए, अभी जो मास्टर प्लान हमारा बनेगा, अभी 2025 तक तो चल ही रहा है ये वाला मास्टर प्लान, मतलब 25 तो अभी है, साल 2 साल दूसरा मास्टर प्लान चालू हो जाएगा, 28 तक लागू हो जाएगा। तो जो भी आसपास के गांव, हमें लगता है जयपुर को वहाँ तक जाना चाहिए। वो गांव हम शामिल करेंगे हमारे एरिया में, रोड का डेवलपमेंट करेंगे, कहाँ का कौन से इंस्टीट्यूट आएंगे उसका करेंगे। इस तरह से ये सतत प्रक्रिया है और उसमें नियोजन पूरा भागीदार रहता है जी। और न केवल जयपुर, आप अजमेर जाएं, जोधपुर जाएं, बीकानेर जाएं, बीकानेर मास्टर प्लान भी हमने जारी किया है। हर शहर का विकास बहुत अच्छा हो, इस तरह की परंपरा नियोजन का तो काम ये है कि भी शहर का नियोजन कैसा हो, पब्लिक को कम से कम दिक्कत आए, बल्कि मैं कहूँ पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो।
जी जी जी। दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। जी सर यहाँ हमने शहरों की बात की, किस तरह शहर का नियोजन अच्छा हो। यहाँ हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, किस तरह से वहाँ पर भी नियोजन किया जा सके। मैं सर, आपको ये बताऊँ, जानना एक हमारे कंसेप्ट आया था गवर्नमेंट का, जो भी दोबारा चालू करने वाले हैं, विलेज प्लानिंग। जी जैसे गंगाब सिटी, मेरे गांव का नाम लिया, उसके पास में कई छोटे छोटे गांव हैं। जी। तो पहला काम तो ये, गंगाब सिटी से उनका आने जाना कैसा होगा, कौन कौन चीज़ आनी चाहिए, कैसे हॉस्पिटल बनेगा, कैसे स्कूल बनेंगे, तो गांव की प्लानिंग भी हम साथ में कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो गांव का आदमी जयपुर नहीं आएगा, गंगापुर नहीं आएगा, तो आपका ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट वे सॉल्व हो गया। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि वहाँ सुविधाएं 3 दे दें उनको, मिनिमम सुविधाएं, ताकि वो बिना बात के उसके लिए भागे नहीं। तो विलेज प्लानिंग इज ऑन, चल रही है विलेज प्लानिंग। प्रज्ञा, जब हम मुकेश मित्तल जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो मुकेश जी 2 शब्द हमारे सामने आते हैं जब हम आपके बारे में जानते हैं, और वो 1 और 2 शब्द हैं बिल्डिंग बायलॉज। ये एक पुस्तक है जो आपने लिखी। देखिए, एक 2010 में बिल्डिंग बायलॉज छपे थे गवर्नमेंट राजस्थान के, पूरे राजस्थान के। होता क्या है, समय की धारा चलती है और विकास होता जाता है। विकास के हिसाब से आपको कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो 2013 तक 150 चेंज हो गए। तो मेरे ध्यान में आया कि ये सब चेंजेस एक जगह एक आदमी को मिल जाए। बहुत बढ़िया। तो मैंने 2013 में किताब लिखी जी। उसको बहुत वाइड पब्लिसिटी मिली और फ्री में बांटी मैंने वो, क्यों 20-30 हज़ार का खर्चा हो, कोई बड़ी। फिर 15 तक और चेंजेस हो गए बहुत। फिर 2015 में 30 एडिशन छापा। अच्छा। दूसरा वो किताब सब जगह अवेलेबल है। फिर 2017 में गवर्नमेंट ने नए बायलॉज ला दिए, तो वो काम खत्म हो गया। फिर 2020 में नए बायलॉज ला दी, कुछ चेंजेस बहुत हो गए। अब फिर 2024 में, यानी 25 आ रहा है, हम नए बायलॉज लाने वाले हैं। जितने चेंजेस उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए आज की आवश्यकता से जो जो बायलॉज में होना चाहिए वो सब करके 2025 में नए बायलॉज आने वाले हैं अभी महीने तो महीने में। जी। तो ये बायलॉज की सतत प्रक्रिया है। हाँ जी। और समय के हिसाब से चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस मैंने 13 में छापे, 15 में छापे। अब छापने की जरूरत नहीं पड़ी, 17 में नई बायलॉज आ गए, 20 में आगे 25 फिर आ रहे हैं। जी। और 25 के बाद में 2-4 साल में फिर छाप दें किताब। सबको बेनिफिट मिले कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला वो ऑर्डर ओरिजिनली उस किताब में मिले हमको। ये और सर यही बेनिफिट आपने जब आप आरपीएससी के एग्जामिनर के तौर पर थे, आपने जनता को यही बेनिफिट्स दिए। वहाँ पर आपने इंटरव्यूज़ भी लिए आरपीएससी मेंबर्स जो सेलेक्ट हुए थे उनके। सर इस बारे में जानना चाहेंगे एग्जामिनर के तौर आरपीएससी पर। में क्या होता है कि कई सारी एग्जाम्स होती हैं, टाउन प्लानिंग की, असिस्टेंट टाउन की एग्जाम, दूसरे एग्जाम। तो उसमें आरपीएससी एक्सपर्ट पैनल बनाती है। तो एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाती। तो वहाँ आप जब इंटरव्यू लेते हो तो वहाँ आप बिल्कुल भूल जाते हो कि मैं क्या हूँ। आपका ध्येय ये रहता है कि मेरे पास 4 कैंडिडेट इंटरव्यू लाए, मैं बेस्ट को मैं सेलेक्ट करूँ। जी। तो ये ध्येय रहता है कि भाई आप अभी कुछ नहीं हो और वहाँ किसी को आप जानते भी नहीं हो। वो पता ही नहीं रामलाल है श्यामलाल है कौन है। अच्छा। आपके सामने कैंडिडेट आया, उसका इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू लेके नंबर देना, काम खत्म। फिर आरपीएससी अपने आप करती है फैसला करना है। जी जी जी। लेकिन वहाँ ईमानदारी से सारा काम होता है। जी 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 जी। जब मुकेश मित्तल जी अपने ये जो ऑफिस का कार्य है जब नहीं करते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं खाली समय में? देखिए, खाली समय में एक तो मुझे राइटिंग का बड़ा शौक है। अच्छा जी। राइटिंग में क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती है जो आपको लिखनी चाहिए। हाँ और जी। लिखते रहना चाहिए, जी। है ना। दूसरा, एक मेरी अभी शेर व शायरी की किताब पब्लिश होने वाली है। अरे वाह। अच्छा। ओह। तो वो फाइनल स्टेज पे है। तो वो अपन पब्लिश कर देंगे, आपको भी भेंट करेंगे हम। तो ये शेर व शायरी अंदर से पनपी कैसे, क्या हुआ था? वो तो क्या होता है, सब जैसे आपके मन आता है कि मुझे हुस्न पे कुछ बोलना है जी। और ऑटोमेटिक वो 4 लाइन निकल जाती है। जी। तो सर वो 4 लाइनें हम यहाँ पर भी वो सुनना मैं चाहेंगे। यहाँ नहीं, जी जैसे एक शेर है बड़ा प्यारा, जी ऐसे शाब्दिक शेर मुझे बहुत आते हैं। अच्छा। जैसे नज़र पर एक शब्द है, जी। नज़र बाग में नज़र को हमने नज़र चुराते नज़र से देखा। वाह। नज़र बाग उदयपुर में बाग है। नज़र बाग में नज़र, आप समझ गए नज़र कौन है। नज़र बाग में नज़र को हमने नज़र चुराते नज़र से देखा, नज़र पड़ी जब नज़र के ऊपर, नज़र झुकाते नज़र को देखा। वाह वाह। एक ही शब्द नज़र है, ये सुनने वाला समझ जाएगा इस नज़र में कौन कौन सा अर्थ है। जी जी जी। तो इस तरह चलता है। फिर एक दूसरा, मुझे हाँ। एंकरिंग का बड़ा शौक है। जो आप काम कर रहे हैं इसका मुझे बड़ा शौक है। तो हमारी नौकरी दूरदर्शन, खतरे में है। नहीं कोई खतरे नहीं। दूरदर्शन पे कम से कम 500 बार मैं एंकरिंग में आ चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और रेडियो पे कई बार एंकर किया है। जी जी। तो एंकरिंग का शौक है। फिर लेडी संगीत में एंकरिंग में चले जाता हूँ कई बार। अच्छा। अरे वाह। लेकिन वहाँ मेरा चीफ टाउन वाला पर्सन ही देता है। पोल खुल जाती, गलत हो जाती है। वहाँ मैं एज ए एंकर ही जाता हूँ। अच्छा अच्छा। बताता नहीं मैं कौन हूँ।
हाँ हाँ उसमें क्या तो वो लोग उसको अदरवाइज लेते हैं फिर जी। तो एंकरिंग का शौक है, अच्छा कई बार गीत संगीत का शौक है, अच्छा तो मौका पड़ता है जब सब काम कर लेते हैं। तो सर क्या इस मौके को हम दस्तूर में बदल सकते हैं आज? अब मैं 2 लाइन बोल देता हूँ। जी। शाम का वक्त है और भगवान कृष्ण जो है गोपियों को छेड़ते हैं, अच्छा गोपियों को वो छेड़ते हैं। तो गोपियाँ कैसे बोल रही हैं वो 2 लाइन बोल देता हूँ, बाकी बिल्कुल जी। डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया। अच्छा अच्छा तो वो कह रही हैं, तो मैंने इसको गगरी को गगरी कर दिया अच्छा अच्छा पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए। हाँ तो डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया। तो इस तरह से वो एक गाना मैंने बनाया जो मेरा ही बनाया हुआ है, हिंदी इंग्लिश का मिक्स है। भाई आप जब इंजीनियर हो जाते हो, टाउन प्लेयर हो जाते हो, बड़ी पोस्ट पर जाते हो, तो आपकी भाषा में हिंदी होती है ना इंग्लिश होती है, उस भाषा का नाम है इंग्लिश। इंग्लिश जी। तो वो इंग्लिश में बनाया मैंने ये, अच्छा अच्छा डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया। अच्छा अच्छा और क्या शौक है मुकेश जी आपके? ये शौक काफ़ी है। जी हमने खाने का शौक तो अपनी जगह है ही। जी 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 भाई खाने के शौक में टेंशन ही नहीं, बीवी बनाएगी और आपको खिलाएगी, तो ऐसा शौक पालने में तो लॉस है ही नहीं। ये तो बड़ा अच्छा मतलब बड़ा आरामदायक उपाय है कि सब धर्मपत्नी जी कुछ बनाएंगी। क्या मुकेश जी भी कुछ बनाना पसंद करते हैं अपनी किचन में? आई एम एक्सपर्ट इन किचन। अच्छा हाँ। तो क्या क्या बनाना पसंद करते हैं? जो भी बोला बना देते हैं। सर ऐसा कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्या वो लेडी लक आपके साथ भी रहा? और हाँ। आपने धर्मपत्नी की बात की है, तो आज इस मंच के माध्यम से, क्योंकि एक धर्मपत्नी ही होती है जो पति को पूरे दिन स्वस्थ भी रखती है, अच्छा खाना देकर उसके मन को भी तो ये प्रसन्न सेंटेंस रखती है। बिल्कुल ठीक है। मेरी पत्नी का बहुत सहयोग रहा मुझे पूरे जीवन में, और हर पल में उन्होंने मुझे सहयोग दिया, तो उनका तो लक मेरे साथ रह ही रहा है। तो सर इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हो सकता है इतने सालों में कुछ कह नहीं पाए हो, नजर की बात भी तो की थी बिल्कुल, और अभी। नजर की बात भी की है, तो कुछ अगर कहना चाहे तो इस मंच के नहीं, माध्यम बस से यही कह है, सकते हैं। मेरी पत्नी का पूरा सहयोग रहा मुझे जीवन में, जी और हर पल उन्होंने मेरा साथ दिया, बुरे वक्त में साथ दिया, अच्छे वक्त में साथ दिया, हर वक्त मेरे साथ खड़ी हैं वो, तो वो आनंद अलग है। जी मुकेश जी, हम जिंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते जाते हैं, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाना पसंद करते हैं और नई उपलब्धियां हासिल करते जाते हैं, नित नए आयाम रचते जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जीवन में जब हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं। तो जब मुकेश जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या कुछ नज़र आता है जिस पे खुशी होती है, बहुत मन आह्लादित हो जाता है? जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जो भी सफलता हमने समय से में मिली है, जैसे मैंने जिस एग्ज़ाम से मैं यहाँ चीफ टाउन बना हूँ, मैंने टॉप किया हो और RPSC टॉप किया। अच्छा, फिर टॉप करने के बाद जब RPSC इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो मुझे इतना आनंद आता है कि यार ये इंटरव्यू मैंने दिया था, मैं ले रहा हूँ भाई, जो इंटरव्यू मैंने दिया मैं ले रहा हूँ। तो वो सब सफलताएं पीछे देखते अच्छा लगता है। जो भी आपने, जैसे MBA का एग्ज़ाम मैंने टॉप किया जी, मैंने आपको बताया, इंटरव्यू में लेने आए यहाँ और उन्होंने MBA करा दिया मेरे को। तो ये सब पीछे की सफलताएं आप देखते तो अच्छा लगता है। जी। जी, जी, जी। सर ऐसा बोलते हैं कि जब परिवार का साथ होता है तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी चुटकी भर में तय कर जाते हैं। परिवार का यहाँ जिक्र चल रहा है, परिवार में और कौन है जो आपकी इस राह पर आपके पीछे पीछे चलते देखिए, हैं? मेरे एक बेटी एक बेटा है, दोनों मेरे साथ खड़े होते हैं। बेटी की मैंने शादी कर दी 2022 में, दामाद है और एक नवासा है बहुत प्यारा सा। जी तो परिवार पूरा साथ खड़ा होता अच्छा लगता है कि भाई पूरा परिवार आपके साथ है, कोई समस्या तो पूरा परिवार आपके साथ है, बिल्कुल। वो एक आनंद अलग है। और प्रणय, ये बहुत ज़रूरी भी होता है परिवार का साथ। और आजकल देखने में आता है कि जॉइंट फैमिलीज का थोड़ा कल्चर कम होता जा रहा है, उसकी जगह एकल परिवार ने ले लिया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे हैं, जॉइंट उनको फैमिली का दादा जो दादी आनंद नाना है, नानी का आशीर्वाद जॉइंट मिलते फैमिली रहे। का जो आनंद है, आप सोच जी। रहे कितना आनंद है। जी, जी। तो सिंगल फैमिली तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल जॉइंट फैमिली का जो आनंद है वो तो अप्रतिम आनंद है, बिल्कुल। तो मुकेश लेकिन जी, अब पॉसिबल नहीं है। जिस आनंद की आपने बात की, जो उपलब्धियां आपने बताई हैं, अब बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, कुछ नई चीज़ें भी उनसे आपको जानने को मिली होंगी। चलने का वक्त है, एक संदेश एक आम जन के लिए। देखिए, मैं तो एक ही संदेश सदैव देता हूँ, ऑफिस में भी बाहर भी, कि आपको सदैव धनात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल। आप यदि पॉजिटिव अपनी सोच में, जैसे मैं मेरे काम में पॉजिटिव हूँ, मैं घर पे, एक आदमी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं हो सकता। जी मैं घर पे पॉजिटिव, ऑफिस में पॉजिटिव, कहीं जाऊँगा वहाँ पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहेंगे, समझिए सारा काम हो गया। जी जी जी। पॉजिटिव होने का एक अलग ही आनंद है। वो मुकेश जी के चेहरे पे, मुस्कुराते चेहरे पे साफ नजर आता है। तो मुकेश मित्तल साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज दी नगर नियोजन के बारे में, यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक जी। यू।
तो अब चलते हैं प्रज्ञा, हम अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। और चलने से पहले, क्योंकि गणतंत्र दिवस आने वाला है, देशभक्ति में डूब जाइए, रच बस कर गणतंत्र दिवस मनाइए, हमारे जयपुर शहर को साफ रखिए, अपना ख्याल रखिए और आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को, प्रज्ञा को।